नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वोटर लिस्ट विवाद, विपक्ष का संसद से सड़क तक हल्ला बोल, दिल्ली पुलिस का कड़ा रुख। सेना का ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी, किश्तवाड़ की गुफा में छिपे हैं आतंकी। आसिम मुनीर की परमाणु युद्ध की धमकी, भारत ने कहा नहीं झुकेगा ब्लैकमेल के आगे। और शूर मराठा सरदार रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार महाराष्ट्र सरकार के कब्जे में, 18 अगस्त को लाई जाएगी मुंबई। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग के दफ्तर तक जोरदार मोर्चे का ऐलान किया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधे सीधे वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए, जिसके चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स चुनाव आयोग के आसपास तैनात कर दी गई। जगह जगह बड़े बैरिकेड्स लगाए गए ताकि विपक्ष का मार्च आगे न बढ़ सके। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और टीएमसी की सांसदें सागरिका घोष और महुआ मोइत्रा समेत कई सांसदों ने बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की और कई जगह बैरिकेड्स पर चढ़ गए। इस दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। पैदल मार्च के बीच पुलिस ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस घटना को लेकर सरकार पर जमकर हल्ला बोला और कहा कि सरकार डरपोक है और वो लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग ने सोमवार सुबह विपक्ष के 30 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए बुलाया था। आयोग ने कांग्रेस के जयराम रमेश को पत्र भेजकर दोपहर 12 बजे का समय दिया था, लेकिन विपक्ष ने कहा कि वे मेमोरेंडम देने मेरे दल के साथ आए हैं, सिर्फ प्रतिनिधि मंडल नहीं लेकर आए। विपक्षी नेताओं की नाराजगी साफ झलक रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस मुद्दे पर एक अभियान भी मैं शुरू कर रहा हूं। उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च कर देश के हर नागरिक से लोकतंत्र बचाने के लिए जागरूक होने की अपील की है। विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के कारण चुनावों की निष्पक्षता खतरे में है, जबकि चुनाव आयोग ने अब तक इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। और अब बात करते हैं किश्तवाड़ जिले के डूल इलाके की, जहां सेना और सुरक्षा एजेंसियों का आतंकवादियों के खिलाफ सघन ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके की एक गुफा में छिपे 2 आतंकियों को पूरी सतर्कता से घेर रखा है। लगातार गोलाबारी और धमाकों की आवाजें इस क्षेत्र में सुनाई दे रही हैं, जिससे पूरे इलाके का माहौल तनावपूर्ण बन गया है। जानकारी के अनुसार ये दोनों आतंकवादी पिछले 8 वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय थे और 20 जुलाई को चेरजी के हडलगल जंगल में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ से बच निकले थे। इस बार सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है ताकि कोई भी आतंकी भाग ना सके। सूत्र बताते हैं कि मुठभेड़ में एक आतंकी रियाज, जो कि स्थानीय बताया जा रहा था, घायल होने की आशंका है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। भारतीय सेना की 17 राष्ट्रीय राइफल्स और 2 पैरा स्पेशल फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मिलकर इस अभियान को अंजाम दिया है। सेना और सुरक्षा बल पूरी सावधानी के साथ इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आतंकियों को समाप्त किया जा सके और इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी है। इस बयान पर भारत सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना और लोकतंत्रहीन रवैया मानने का संकेत दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है और भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने फ्लोरिडा में टाम्पा में पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो आधी दुनिया को तबाह कर देगा। इस परमाणु धमकी वाले बयान पर भारत ने कड़ी निंदा की है। सरकार के सूत्रों ने इसे पाकिस्तान के गैर जिम्मेदार राष्ट्र होने और लोकतंत्र के अभाव का सबूत बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि परमाणु हथियारों की धमकी पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है और इससे उस देश में परमाणु कमांड की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने साफ किया कि भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा और अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाता रहेगा। मुनीर की ये दूसरी अमेरिकी यात्रा है, जो बढ़ते अमेरिकी पाक सैन्य संबंधों का संकेत है। भारत इस स्थिति को गंभीरता से देख रहा है क्योंकि इससे क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी तरह की परमाणु धमकी को स्वीकार नहीं करेगा और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
मराठा सैन्य इतिहास के शूरवीर और नागरिक के भोसले घराने के संस्थापक रघुजी भोसले की ऐतिहासिक तलवार अब महाराष्ट्र सरकार के कब्जे में आ गई है। लंदन में हुई एक नीलामी में ये तलवार सरकार ने जीती है। सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने तलवार को अपने कब्जे में लिया। 18 अगस्त को ये तलवार भव्य स्वागत के साथ मुंबई में दाखिल होगी। तलवार के इतिहास की बात करें तो रघुजी भोसले प्रथम ने मराठा साम्राज्य का विस्तार बंगाल से लेकर दक्षिण भारत तक किया था। उनकी तलवार की खासियत ये है कि ये यूरोपीय शैली की फिरंग तलवार है, जिस पर उनके नाम के साथ सोने की नक्काशी भी है। ये तलवार इतिहास में अपनी अनूठी पहचान रखती है और मराठा शस्त्र कला की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। 18 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सांस्कृतिक मंत्री की मौजूदगी में एक भव्य कार्यक्रम के तहत तलवार का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद ये दादर के PL देशपांडे कला अकेडमी में रखी जाएगी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बीजेपी मुंबई अध्यक्ष और राज्य मंत्री आशीष शेलार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित पूरे महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद दिया है। मराठा गौरव की ये वापसी इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज होगी। नमस्कार। भारतवासियांसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी अतिशय गौरवाचा अभिमानाचा हा क्षण आणि सोहळा आहे। आपल्या सांस्कृतिक पुनर्जन्माचा आणि ऐतिहासिक वारशाचा असलेला साक्षीदार पुरावा म्हणजे आपल्या मराठा साम्राज्याचा विस्तार नागपूरच्या भोसले घराण्यातील संस्थापक रघुजी राजे भोसले यांनी छत्रपती शाहू महाराजांच्या निर्देशानुसार त्या ठिकाणी ओडिसा, छत्तीसगड ते दक्षिणेपर्यंत संपूर्ण मराठा साम्राज्याचा पराक्रम हा त्या ठिकाणी आपल्या युद्धनीतीतून, पराक्रमातून, शौर्यातून दाखवला। ते प्रथम रघुजीराजे भोसले यांचं नाव कोरलेली ही तलवार मराठा साम्राज्याचं शौर्य, पराक्रम आणि आपल्या सगळ्यांचा अभिमान जगासमोर दाखवणारी, प्रत्यक्ष साक्ष देणारी ही तलवार आहे। आणि तलवार खऱ्या अर्थानं ज्या वेळेला 16व्या शतकामध्ये 16 ते 17व्या शतकामध्ये आपल्या पराक्रमाने संपूर्ण ओडिसा, छत्तीसगड ते दक्षिणेतल्या नवाबांच्या विरोधात आपलं युद्ध कौशल्य दाखवून आपलं पराक्रम आणि आपला त्या ठिकाणी मराठा साम्राज्याचा विस्तार ज्या प्रथम रघुजीराजे भोसले यांनी केला, त्यानंतर 18व्या शतकात सीताबर्डी येथे झालेल्या ईस्ट इंडिया बरोबरच्या कलहात युद्धात त्या ठिकाणानंतर ही आपल्या राज्यात, आपल्या देशात न राहिलेली ऐतिहासिक मौल्यवान वस्तू त्या ठिकाणी लिलावात निघाल्याचं लक्षात आल्यावर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मी स्वतः माननीय देवेंद्र फडणवीसजींच्या, मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वात या लिलाव प्रक्रियेमध्ये पूर्ण आपण सहभागी झालो। श्री चल्ला आणि अन्य मध्यस्थांच्या वतीने ती पूर्ण तलवार आपल्या मालकीची, महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची ही आपण आता मिळवली आणि आज तो दैदिप्यमान सोहळा आहे की तलवार आता भारताकडे पुन्हा, महाराष्ट्राकडे पुन्हा आपण घेऊन जात आहोत। आणि म्हणून या ऐतिहासिक सोहळ्यात भूतकाळातला पराक्रम तर आपल्याला आनंद देतोच आहे, पण आगामी काळातली प्रेरणा सुद्धा यातना मिळणार आहे। आणि या सगळ्यामध्ये या ठिकाणी असलेल्या भारताच्या आपल्या एम्बसीने, विशेषतः मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्सने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या कार्यालयाने यात केलेली पूर्ण कारवाई आणि मदत मौल्यवान आहे। माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केलेल्या पूर्ण योग्य निर्देशाने माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, अजितदादा पवार यांच्या मदतीने आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अथक प्रयत्नाने आपल्याला हे यश आणि आनंद मिळतो आहे। आमचे तत्कालीन सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खारगेजी आणि आताचे सचिव किरण कुलकर्णीजी
या विभागाचे संचालक तेजस गर्गे यांचेही प्रयत्न मौलाचे आहेत. विशेष उल्लेख मला उपसंचालक दळवी, इतिहास तज्ज्ञ कुलकर्णी आणि सर्व सहकाऱ्यांनी या तपासणीचा अहवाल आणि सगळ्या गोष्टींसाठी केलेलं कार्य हे सुद्धा उल्लेखनीय आहे. लंडन मधून आता निघालेली आपल्या ऐतिहासिक परंपरेची साक्ष देणारी ही तलवार महाराष्ट्राकडे चालली आहे आणि महाराष्ट्रात ही आता आपल्या संग्रहालयात आणि सामान्य मराठी आणि महाराष्ट्रातील समस्त नागरिकांना त्याचं दर्शन खुलं होणार आहे. या सोहळ्यामध्ये सहभागी होण्याचं सौभाग्य आणि कार्य करण्याची सेवक म्हणून भूमिका मला लाभली, याबद्दल मी धन्य आहे. जय महाराष्ट्र. और आवाज समाचार में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर. नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार दोपहर लगभग 12 बजे एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई. मृतका ग्यारसी अमित यादव थी जो नागपुर के करोड़ी क्षेत्र में पति अमित यादव के साथ रहती थी. हादसे के बाद पति अमित यादव ने आसपास के लोगों और गुजरती गाड़ियों से बार बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की और हिम्मत टूट जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को गाड़ी में ही ले जाना सही समझा. अमित ने मजबूरन अपनी पत्नी के शव को बाइक में बांधकर करीब 50 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले स्थित अपने गांव की ओर निकल पड़े. रास्ते में कई लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अमित ने हार मानी थी. बाद में हाईवे पुलिस ने इस दर्दनाक स्थिति को देखा और उन्हें रोककर मृतका के शव को मेयो अस्पताल नागपुर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. ये दिल दहला देने वाली घटना न केवल सड़क सुरक्षा का सवाल उठाती है, बल्कि आज की समाज में बढ़ती उदासीनता और मानवता के प्रति बेरुखी पर भी गहरे सवाल खड़े करती है. दिल्ली में इंडिया अघाड़ी की तरह मोर्चा शुरू होने के बाद आज पूरे महाराष्ट्र में भी इंडिया अघाड़ी उबाटा की तरफ से जगह जगह मोर्चा निकाला गया. उबाटा के उद्धव ठाकरे का कहना है कि गौरवशाली महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार को पहली कतार में बिठाया गया. मंत्रियों का आरोप लगने के बाद भी उनका राजीनामा लेकर उनकी जांच की जाती है. मैंने भी अपने कार्यकाल में कई मंत्रियों को वनवास में भेजा था. जनता के लिए काम नहीं करने वाले ये लोग पैसे के भूखे हैं. मंत्री डांस बार चलाते हैं, पैसे का बैग लेकर डांस बार में बैठते हैं. भरे सभागृह में मंत्री रमी खेलता है. मुख्यमंत्री कहते हैं उनको वार्निंग दी गई है, रमी न खेलकर 3 पत्ती खेलो. ठंडी में डांस बार ना चले तो गर्मी में डांस बार चलाओ. भ्रष्टाचार पर अब तक सत्ताधारी चर्चा नहीं करते, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा. वोट चोरी के विरोध में भी मोर्चा निकाला जा रहा है, लेकिन चोरों का सरदार चीफ नहीं थीप मिनिस्टर है. उनका भ्रष्टाचार जनता तक गणपति बप्पा पहुंचाए. पण तरी देखील जेव्हा शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलं होतं की असं नाही करायचं, जनतेच्या मनात संशय आहे, तुम्ही निर्दोष आहात ना, राजीनामा द्या, चौकशीला सामोरे जा, त्याच्यात निर्दोष असला तरी तुम्हाला पुन्हा मंत्रिमंडळात घेईल. याला म्हणतात कारभार. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को आदेश दिया है कि वे 8 हफ्तों के भीतर डॉग शेल्टर बनाएं और अगले 6 हफ्तों में कम से कम 5,000 आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम पूरा करें.
कोर्ट ने साफ कहा है कि ये मामला सिर्फ कानून का पालन करने का नहीं बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की जान बचाने का है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सुनवाई के दौरान कहा है कि अब भावनाओं की जगह कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने डॉग लवर्स को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि क्या वे उन मासूम बच्चों की जान वापस ला सकते हैं जो आवारा कुत्तों के हमलों से गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कोर्ट का धन्यवाद किया है। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिए पहले ही एक जमीन चिन्हित की गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में डॉग लवर्स की याचिका के चलते उस पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संभावित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे रोजाना पकड़े गए और शेल्टर होम में रखे गए कुत्तों का पूरा रिकॉर्ड रखें। साथ ही डॉग बाइट और रेबीज के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए 1 सप्ताह के अंदर हेल्पलाइन शुरू करने का आदेश भी दिया है, ताकि शिकायतें मिलने के 4 घंटे के अंदर कुत्ते को पकड़ा जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन न करने या फिर कार्रवाई में बाधा डालने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सड़कों को कुत्ता मुक्त करना जरूरी है, तभी बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। ये फैसला दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के कारण हो रही दुर्घटनाओं और रेबीज के मामलों को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे को लेकर बड़ा विवाद भड़क गया है। स्थानीय हिंदू संगठनों ने नवाब अब्दुल समद के मकबरे को शिव और श्री कृष्ण मंदिर बताते हुए पूजा अर्चना के लिए वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उनके इस दावे के बाद मकबरे को तोड़-फोड़ दिया गया। प्रशासन ने पहले ही मकबरे की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन भारी भीड़ के सामने वे इंतजाम नाकाफी साबित हुए। मौके पर जब हिंदू संगठनों के पूजा अर्चना करने और पाठ करने में लोग जुटे, तब उनकी पुलिस से झड़प हो गई। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भी घटनास्थल पर जुट गए और पथराव की वारदात हुई। जिला प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचकर कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिशों में जुट गए। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के सचिव मोहम्मद नसीम ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि अब्दुल समद मकबरा सदियों पुराना है और ये सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हर मस्जिद और मकबरे के नीचे मंदिर खोजे जाएंगे, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। फतेहपुर का माहौल फिलहाल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि स्थिति नियंत्रण में आए और बड़े विवाद को टाला जा सके। आज पालघर के हुतात्मा चौक पर शिवसेना ठाकरे गुट के मंत्रिमंडल में शामिल दागी मंत्रियों के खिलाफ कड़ा विरोध जताया गया। भ्रष्टाचार, डांस बार से संबंध और बाबाबाजी के गंभीर आरोपों वाले मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करते हुए इस आंदोलन में शिवसेना के जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सगळं राजीनामा द्यावा आणि महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार तर आहेच, दुआबाजी आहे, कोणी रमी काय खेळतोय, कोणाच्या बेडरूममध्ये पैसे काय सापडतात, कोणाच्या फीकडे 2 कोटी रुपये काय सापडतात, तर अशा मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा एवढंच माझं माहिती आहे। कारण हे महाराष्ट्र संतांचं महाराष्ट्र आहे, ही महाराष्ट्राची भूमी आहे, मी महाराष्ट्राचा महाराष्ट्र माझा हे आपण अभिमानाने मिळवतो। तर ह्या महाराष्ट्राला ह्या लोकांनी कलंकित करायला लावलेलं आहे, म्हणून या सगळ्या मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा हीच आमची ठाकरे गुट ने इन मंत्रियों को संरक्षण देने वाली सरकार की कड़ी निंदा की और पूरे राज्य में चल रहे शिवसेना विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बताते हुए अपनी आवाज बुलंद की है। घरात पैशाची सत्ता 50 ठोक्यांची मारच्या सावलीत बसलंय कोण? काळ्या धंद्याचे पुढारी दोन। महायुती सरकारमधील भ्रष्ट मंत्र्यांची अकालपट्टी झालीच पाहिजे। काळे धंदे, भ्रष्ट कारभार, सत्ताधारी महाराष्ट्रावर भार। हे बोलतात 50 ठोक्याला, असले मंत्री हवेत कशाला? फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया।